हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर मान लीजिए आप कि माना अभिक्रिया, यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया मानना है। मान लीजिए अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है आर यानी कि रिएक्टेंट, और इससे यहाँ पर बनेगा आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पर वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, या फिर आप बोल सकते हैं दर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर के, यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक आर की सांद्रता की पावर एन। एन यहाँ पर कोटि है, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो कोटि दी गई है एन, इसका मान हो शून्य, यानी कि कोटि कितनी हो शून्य, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ पर अभिकारक आर की सांद्रता की पावर जो एन दिया गया था इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि के गुणे आर की पावर 0 का मान होता है 1, इतना हो जाएगा, यानी कि बराबर यहाँ पर आ जाएगा के। तो यहाँ पर ये आ गया है फिर आर बराबर के। आर यहाँ पर अभिक्रिया का वेग या फिर दर होता है, के यहाँ पर वेग स्थिरांक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर यानी कि जो वेग है ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अभिकारक की सांद्रता थी इसकी पावर कितनी थी 0, और इसका मान कितना हो गया 1 हो गया है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया में यहाँ पर ये जो अभिक्रिया का वेग है ये जो है इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर आप बोल सकते हैं वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया का दर यानी कि वेग दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसमें कहीं भी जो है अभिकारक की सांद्रता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनकी दर या फिर बोल सकते हैं वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी जो कोटि है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर इसकी कोटि शून्य होने के कारण इसे क्या बोला जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभिक्रिया एक प्रयोग की जाए H2 प्लस Cl2। जब यहाँ पर इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो क्रिया कराने के लिए यहाँ पर जो है प्रकाश की आवश्यकता होगी, और इसके अलावा यहाँ पर H2O यानी कि जल की उपस्थिति में जब यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो इसमें यहाँ पर बन जाएगा 2HCl, ये बनेगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जब आप दर या फिर वेग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वेग स्थिरांक हो जाएगा के। इसके अलावा यहाँ पर क्या है H2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे H2 की सांद्रता की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। इसके अलावा क्या है यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Cl2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा के, H2 की पावर 0 है इसका मान हो जाएगा 1, Cl2 की पावर 0 है इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर वेग बराबर के, इस प्रकार से, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है यहाँ पर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है यहाँ पर ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में कोटि जो है शून्य होती है, या फिर बोल सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या फिर आप बोल सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे जो है यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो वेग स्थिरांक दिया गया आपको के, अगर इन अभिक्रियाओं के लिए आपको इसका मात्रक ज्ञात करना है तो मात्रक ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, आपको जो फार्मूला बताया गया है वेग या फिर अभिक्रिया की दर का फार्मूला बताया गया है के, इसके अलावा अभिकारक आर की सांद्रता की पावर एन। अगर यहाँ से आपको के ज्ञात करना है तो ये बट्टे में आएगा सर, यानी कि ये हो जाएगा वेग, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर आर की पावर एन। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है वेग, वेग का मात्रक अब आपको पता होना चाहिए, वेग का मात्रक या फिर आपको पता होना चाहिए वेग का फार्मूला। तो वेग बराबर होता है सांद्रता, याद रखिएगा वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय। तो ये हो जाएगा सांद्रता बटे समय। इसके बाद बटे यहाँ पर दिया गया है आर की पावर एन। आर यहाँ पर क्या है, ये अभिकारक की सांद्रता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से सांद्रता की पावर एन, इस प्रकार से इतना हुआ।
और बट्टे में आप इसके मान लीजिए 1। तो जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता बट्टे समय, सांद्रता बट्टे समय गुणे जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो 1 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता की पावर n। इस प्रकार से इतना हो गया। यदि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो यहाँ पर n होगा इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप n का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर ये हो जाएगा k बराबर सांद्रता बट्टे समय, यहाँ पर हो गया सांद्रता बट्टे समय गुणे 1 बट्टे यहाँ पर सांद्रता, इससे आप लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता की पावर यहाँ पर कितना है n। n का मतलब यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k बराबर ये आ जाएगा फिर सांद्रता बट्टे समय, यहाँ पर सांद्रता की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर सांद्रता का मात्रक आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर आप यहाँ पर बट्टे में लिख दीजिए। इसके अलावा समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं इसे मोल। इस प्रकार से जब लीटर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लीटर इनवर्स, इसके अलावा सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं के यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं मोल। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो है इसका मात्रक हो जाएगा, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो है आप यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, या फिर बोल सकते हैं आप समाकलित वेग नियम। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे जो है अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना अभिक्रिया, यहाँ पर जो आपको एक अभिक्रिया दी गई है R, और इससे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका P। R यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है और P यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। तो अगर इसके लिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग यानी कि दर ज्ञात की जाएगी तो इससे आपको बताया गया है इसका फार्मूला आपको K। इसके अलावा अभिकारक R की सांद्रता की पावर n ये बताया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और भी सूत्र होता है R बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर इस अभिकारक की सांद्रता घटती है समय के साथ। तो यहाँ पर इसके बराबर एक फार्मूला और भी आपको बताया गया -d, यहाँ पर आप लिख सकते हैं R और बट्टे में हो जाएगा dt। इस प्रकार से इतना होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी फार्मूला वेग का होता है और ये भी फार्मूला वेग का होता है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये दोनों जो दिए गए हैं ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः -d R और बट्टे में आपको दिया गया dt ये बराबर होगा यहाँ पर k R की पावर n के, इसके जो है यहाँ पर ये बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जो है n का मान कितना यूज किया जाएगा, 0 यानी कि 0 यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर इससे आप लिख सकते हैं -d R बट्टे में हो जाएगा dt बराबर k। यहाँ पर ध्यान दीजिए R की पावर जो है कितनी यूज की जाएगी, अब यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 0, यानी कि बराबर में कितना आएगा k, R की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -d R बराबर जो dt बट्टे में दिया गया इससे आप इधर गुणे में ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा k dt। इस प्रकार से इतना हुआ। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं d R बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा तो इससे आप लिखेंगे यहाँ पर -k dt। इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो आया है इसका आपको समाकलन करना है। समाकलन के लिए आपको मैथ के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर, दोनों ओर
निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, तो यहाँ पर जो है आपको दोनों ओर निश्चित समाकलन करना है। तो अब ध्यान दीजिए, निश्चित समाकलन करने के लिए कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाएं पक्ष में यहाँ पर ये चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी आर, इस प्रकार से इतना हुआ। फिर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इसके अलावा इंटीग्रेशन यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा समाकलन का, यहाँ पर हो जाएगा के डी टी, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसमें जो है यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मानने हैं, यानी कि अगर प्रारंभ में समय यहाँ पर शून्य है, यानी कि t बराबर 0 है, तो यहाँ पर जो आपको ये सांद्रता दी गई है अभिकारक R की, इसकी सांद्रता का जो मान होगा उससे आप मान लीजिए यहाँ पर ये है A0, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो A0 हो जाएगी इस प्रकार से। इसके अलावा जब t बराबर, यानी कि जब समय बढ़कर कुछ हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मान लिया गया t, तो यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी ये कितनी हो जाएगी, ये मान लीजिए अब यहाँ पर हो जाएगी a। यही पॉइंट आपको समझना है, ये यहाँ पर इसकी लिमिट दी गई है, यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप जब लिमिट यूज करेंगे, क्योंकि बताया गया निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन का मतलब उसकी एक सीमा होती है, तो यहाँ पर जो समय यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा 0 से t, यानी कि प्रारंभ में समय 0 था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाद में कितना हो गया यहाँ पर समय t हो गया, तो 0 से t ये यहाँ पर समय हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर समय 0 था उस समय प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर कितनी थी A0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे A0 से इस प्रकार लिख दीजिए, और अंतिम सांद्रता यहाँ पर कितनी हो जाएगी A, तो ये तो हो गई यहाँ पर लिमिट। इस प्रकार से अब आपको समाकलन के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन 1 dx, अगर कहीं पर 1 दिया गया और आगे dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन आता है x, इस प्रकार से इतना होता है, तो यही यहाँ पर आपको यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना मान सकते हैं आप, गुणे में यहाँ पर मान सकते हैं आप इसके 1, तो जब इसका आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए जब यहाँ पर 1 था तो इसका इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष किया गया तो x आया, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आपको dr के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r, इस प्रकार से इतना आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी सीमा यानी कि लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा A0 और यहाँ पर आ जाएगा a, बराबर यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ से के बाहर कर दीजिए, जब के बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 dt, और 1 का जब आप समाकलन करेंगे तो dt के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t। यही पॉइंट आपको समझना है, जैसे कि मान लीजिए 1 dy दिया गया, तो जब dy के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, जब यहाँ पर dt के सापेक्ष करेंगे तो t आ जाएगा। ये फार्मूले आपको यहाँ पर याद रखने, तो यहाँ पर dr के सापेक्ष जब 1 का समाकलन किया गया तो r आ गया, जब t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, यानी कि जब dt के सापेक्ष किया जाएगा तो t आ जाएगा, यहाँ पर k यहाँ पर बाहर हो गया, यहाँ पर इसकी लिमिट 0 से t हो गई, इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस r की जगह पर आपको लिमिट रखनी है, ये यहाँ पर होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, तो यहाँ पर जो ये r है इसकी जगह पे सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट का मान रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट का मान रखा जाता है। तो यहाँ पर r की जगह पे जब अपर लिमिट का मान रखेंगे तो अपर लिमिट का मान यहाँ पर हो जाएगा a, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A0, इस प्रकार से इतना हुआ, बराबर यहाँ पर दिया गया है माइनस के, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए t की जगह पे जब मान रखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो t है तो t हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा a, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा A0, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के और यहाँ पर हो जाएगा t, इस प्रकार से इतना हुआ। तो जब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर आप इस माइनस k2 को इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा kt, इसके अलावा इन दोनों को आपको दूसरी तरफ ले जाना है, तो अब ध्यान दीजिए जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो A0 जो दिया गया ये माइनस में है, ये दूसरी तरफ जाने पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और जो a दिया गया ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से इतना हो गया। तो जब यहाँ से आप k ज्ञात करेंगे तो t इधर बट्टे में आएगा, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 1/t, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे A0, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा a। इसके अलावा आपको बता दिया गया है, यहाँ पर ये जो A0 दिया गया ये यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की जो है प्रारंभिक सांद्रता है, बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ ये जो आपको दिया गया है A0, इससे बोलेंगे यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक
की प्रारंभिक सांद्रता, ये हो जाएगी यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और इसके अलावा ए जो है यहाँ पर अभिकारक की अंतिम सांद्रता हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है समाकलित वेग नियम या फिर बोल सकते हैं समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको इसमें और भी याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो समीकरण आया है, अगर इसमें कुछ पॉइंट बदल दिए जाएं, यानी कि यदि यहाँ पर आप मान लीजिए इसमें कि यदि जो यहाँ पर ये आपको प्रारंभिक सांद्रता दी गई है, यानी कि ए नॉट, अगर इसका मान कितना हो स्मॉल ए, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ये ए दिया गया है, अगर इसका मान यहाँ पर ए माइनस एक्स हो, तो ये फार्मूला ध्यान दीजिए किस प्रकार से आएगा। फिर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/t, इसकी जगह पे आप जब मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर माइनस इसकी जगह पे जब मान रखेंगे ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और ये वाला माइनस एक्स जो है ये बदल जाएगा प्लस, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा था। तो यहाँ पर ये ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पर के बराबर आ जाएगा x/t। तो इस फार्मूला को आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जहाँ x जो है वियोजन की मात्रा है, इसे बोला जाता है यहाँ पर वियोजन की मात्रा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप समाकलित वेग समीकरण का निगमन करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी गई है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया। इसमें आपको एक अभिक्रिया दी गई है R, यहाँ पर ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है, और इससे आपका बनेगा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पर अभिक्रिया की दर यानी कि वेग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R बराबर यहाँ पर हो जाएगा K। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अभिकारक दिया गया है R यानी कि रिएक्टेंट, ये हो जाएगा, और इसकी पावर यहाँ पर होगी N, यानी कि इससे बोला जाता है कोटि। तो यहाँ पर बात हुई है प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर 1 यूज किया जाएगा, क्योंकि बात हो रही है प्रथम कोटि की। तो n का मान आप कितना यूज करेंगे 1। तो जब n का मान आप 1 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा R बराबर K, यहाँ पर हो जाएगा R की पावर, यहाँ पर जहाँ पर n दिया गया था अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो R लिखा गया है, इससे आप बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर वेग जो है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभिकारक की सांद्रता दी गई है इसकी घात कितनी दी गई 1 दी गई। यहाँ पर ये जो है अभिकारक की सांद्रता है, और यहाँ पर ये जो है उसकी घात दी गई है 1। तो आप बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। याद रखिएगा, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे जो है बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए R प्रोपोर्शनल टू के यहाँ पर वेग स्थिरांक होता है, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता की पावर कितना हो जाएगा 1। तो इसी के अनुसार परिभाषा बनाई गई है। आप बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उससे बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उससे जो है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग जो है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, समानुपाती का मतलब निर्भर करता है, तो उसे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं N2O2। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए लिया गया N2O2, इसके आप 2 अणु प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर इससे बन जाएगा आपका 4NO2, इसके अलावा यहाँ पर बन जाएगा O2। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि इसके लिए जब आप यहाँ पर वेग या फिर दर लिखेंगे तो इसका मान ध्यान दीजिए आप लिखेंगे यहाँ पर ये वेग स्थिरांक हो जाएगा K। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये यहाँ पर आपका अभिकारक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं N2
O2 इस प्रकार से, यानी कि N2O2 की सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और जो पावर 1 है उससे आप चाहे तो ना भी लिखें, यानी कि इसे ऐसा लिख सकते हैं R बराबर K, यहाँ पर हो जाएगा N2O2 की सांद्रता। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा आप अगर लिखना चाहें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि C2H4, इसकी क्रिया जब यहाँ पर H2 से कराई जाती है तो इसमें बनता है C2H6। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर जब आप R ज्ञात करेंगे तो आप बता सकते हैं K। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आपका C2H4, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें C2H4 इस प्रकार से। इसकी पावर आप 1 लिखें या फिर ना लिखें, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसे बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपको जो फार्मूला बताया गया था, यानी कि R बराबर K, यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता की पावर 1 ये बताया गया। अगर इसका प्रयोग करके यहाँ पर जो है वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात किया जाए, यानी कि K का मात्रक ज्ञात किया जाए, तो ध्यान दीजिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, K बराबर यहाँ पर दिया गया है R और ये बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर अभिकारक R की जो सांद्रता है, यहाँ पर इसकी पावर आप लिख सकते हैं 1। इस प्रकार से इतना बताएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर R यानी कि अभिक्रिया का वेग, तो इसके बराबर आप लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बताएंगे इसके बराबर होता है सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग यानी कि दर दी गई है, इसके बराबर आप लिखेंगे सांद्रता बटे समय। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बट्टे में दिया गया है आपको अभिकारक यानी कि इसकी सांद्रता, तो गुणे आप यहाँ पर लिख सकते हो 1, ये बट्टे में दिया गया है इसलिए ऊपर 1 लगा दिया गया, 1 बट्टे यहाँ पर आप लिख सकते हैं सांद्रता, यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता और इसकी पावर कितनी दी गई 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे समय, यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 1 बट्टे समय। तो इसका मतलब K का मात्रक, यानी कि जब आप यहाँ से वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर है 1 बट्टे समय, तो 1 बट्टे समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो है K यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना अभिक्रिया, यहाँ पर जो है आपको अभिक्रिया दी गई है, मान लीजिए R2P, R यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, P यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पर अभिक्रिया का वेग यानी कि दर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर R बराबर आपको बताया गया है माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं DR और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा DT। इस प्रकार से ये आपको बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अभिकारक दिया गया इसकी सांद्रता घटती है समय के साथ, इसलिए यहाँ पर लग जाता है माइनस, और इसी R के बराबर आपको ये भी बताया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक R की पावर 1, ये भी आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से ये इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दिया गया है -D और इसके अलावा अभिकारक R की सांद्रता, तो यहाँ पर हो जाएगा DT बराबर यहाँ पर दिया गया K और यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता। इस प्रकार से इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो R दिया गया है इससे जो है आपको दूसरी तरफ लाना है, यानी कि इधर लाना है इसके बट्टे में। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर -D, यहाँ पर हो जाएगा ये R और बट्टे में यहाँ पर भी ये आ जाएगा R। इस प्रकार से इतना हो गया बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है K और DT इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा DT। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा जो माइनस दिया गया आप माइनस से यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर भाग कर दीजिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसे आप ऐसा लिखिए DR बट्टे में यहाँ पर ये दिया गया है अभिकारक R की सांद्रता बराबर यहाँ पर लग जाएगा -K dt। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर जो आपको इसका समाकलन करना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का जो नियम है वो मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिए समाकलन का चिन्ह जो है इस प्रकार से लगाते हैं, इसे बुलाता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा DR और बट्टे में यहाँ पर कितना दिया गया है R।
बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस के, यहाँ पर जो है एक स्थिरांक है तो इससे आप बाहर लिख दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा डी टी। इस प्रकार से इतना हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हुआ। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन 1/x, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं dx/x बराबर होता है log बेस x, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा फार्मूला होता है dx इंटीग्रेशन dx बराबर x। ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन dr/r, जैसा कि ये दिया गया था dx/x, तो इसे क्या लिखा गया था log बेस x। उसी के अनुसार इसे आप ऐसा लिख सकते हैं log बेस e, यहाँ पर दिया गया है बट्टे में r, तो यहाँ पर आप लिख देंगे r, इतना आ जाएगा। बराबर यहाँ पर लगाएंगे माइनस के। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन dt, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन dx बराबर कितना आया था x, उसी प्रकार इंटीग्रेशन dt बराबर कितना आ जाएगा t, इतना हो जाएगा। और इसके अलावा प्लस यहाँ पर लग जाएगा i जो होता है इससे बोला जाता है समाकलन स्थिरांक। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ i समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, इसे बोला जाता है समाकलन स्थिरांक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे, तो अब यहाँ पर ये आ गया log बेस e और यहाँ पर ये दिया गया है r। इसके अलावा यहाँ पर है माइनस के टी और यहाँ पर प्लस दिया गया है i। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कुछ मान रखने हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि t बराबर 0, यानी कि प्रारंभ में समय कितना माना गया 0, तो अगर t बराबर 0 है तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसका मान आप यहाँ पर मान लेंगे r0, या फिर बोल सकते हैं r0, यानी कि जब t बराबर 0 यानी कि जब समय शून्य था उस समय जो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता होगी r, उसका मान यहाँ पर r0 या फिर बोल सकते हैं r0 होगा। इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप इसमें मान रखेंगे तो ये दिया गया है log इस प्रकार से बेस e, इतना हो गया। इसके अलावा जहाँ पर r दिया गया था इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा r0 बराबर। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है माइनस के, t का मान ध्यान दीजिए कितना रखेंगे आप 0, क्योंकि पहले ही माना गया, तो t बराबर हो जाएगा 0। इसके अलावा प्लस यहाँ पर हो जाएगा i, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस 0 का जब आप k में गुणा करेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए i बराबर आ जाएगा ये log बेस e और यहाँ पर ये हो जाएगा r0। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मान आया था इससे आप मान लीजिएगा समीकरण 1। अब इसी का प्रयोग करना है, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है log बेस e r, इतना है। इसके बाद बराबर यहाँ पर है माइनस के टी, इतना हो जाएगा, प्लस इसके बाद दिया गया है यहाँ पर i। इस i की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस e और यहाँ पर ये हो जाएगा r0। इस प्रकार से इतना हुआ। ये जो माइनस के टी दिया गया इसको आप इधर ले आइए, तो जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस e और यहाँ पर ये दिया गया है r0। और ये जो log बेस e r है इसे आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा log बेस e r। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर आपको log का एक फार्मूला यूज करना है। ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है log m/n बराबर होता है log बेस e m और इसके अलावा माइनस log बेस e n, ये फार्मूला होता है। इसी का आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी कि log m माइनस log n अगर दिया गया तो इसे आप लिख सकते हैं log m/n के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा के टी बराबर, यहाँ पर ये log m माइनस log n के रूप में दिया गया, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं log बेस e, यहाँ पर ये हो जाएगा r0 और बट्टे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर r। इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया के टी बराबर इतना। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फार्मूला आपको और भी याद रखना है, log बेस ई एक्स बराबर होता है, यहाँ पर याद रखिएगा 2.303 log बेस 10x। इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर जो आधार ई दिया गया था, जब इसे आप आधार 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इस संख्या से आगे गुणा हो जाएगा। तो यही नियम यहाँ पर अब आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर, यहाँ पर जो बेस ई दिया गया है इससे आपको बदलना है,
तो इसे जब बेस 10 बनाएंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2.303, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log, अब बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सेम वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा R0 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा R। इस प्रकार से इतना हुआ। जब यहाँ से आप K का मान ज्ञात करेंगे यानी कि वेग स्थिरांक का, तो ये हो जाएगा K बराबर 2.303 और ये T इधर बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर बट्टे में आ गया T। इस प्रकार से इतना हुआ इंटू यहाँ पर हो जाएगा log, इसके बाद बेस 10 और यहाँ पर आप लिखेंगे R0 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा R। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है फार्मूला आ जाएगा, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी कि सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट और भी लिखने हैं, यहाँ पर आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फार्मूला आया है इसमें जो ये दिया गया है R0 या फिर इसे आप बोल सकते हैं R0, इससे बोला जाता है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और कहीं कहीं पर प्रारंभिक सांद्रता को लिखा जाएगा स्मॉल a से। यहाँ पर जो R0 लिखा गया है इसे आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a से। इसके अलावा यहाँ पर जो R यानी कि जो अंतिम सांद्रता आपको दी गई है यहाँ पर, इससे बोला जाता है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। इसको जो है यहाँ पर लिखा जाएगा a-x से। इस प्रकार से भी लिखा जाता है, प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a से और अंतिम सांद्रता को इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आया था ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर K बराबर यहाँ पर दिया गया है 2.303, इस प्रकार से इतना है, बट्टे में यहाँ पर दिया गया है T इंटू यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10, यहाँ पर ध्यान दीजिए R0 की जगह पे आप लिखेंगे A, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बट्टे यहाँ पर R की जगह पे लिखेंगे आप a-x, इस प्रकार से इतना। तो ये फार्मूला जो है इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आया है x, इससे बोला जाता है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो इस प्रकार से जो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं।